जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों मैं लेकर के आया हूं केवीएस पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट। और चूंकि आज मैं एक रियल पेपर लेके आया हूं, ये रियल पेपर कौन सा है, अभी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं रिसेंट में, उसका एक रिस्पॉन्स शीट है, रियल पेपर है और इसकी आंसर की भी आ चुकी है। अभी तक मैं इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि सिर्फ मैं पूछ करके क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराऊं तो उतना ये ऑथेंटिक नहीं होगा। अब मैं रियल पेपर लेके आ गया हूं। तो दोस्तों ये पीजीटी का पेपर है आपका, जिसमें से पेडागॉजी का सेक्शन मैंने लिया हुआ है और ये तीनों ही पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के ही काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि एक शैक्षिक संस्थान के रूप में एक विद्यालय के लिए निम्नलिखित को पढ़ना है। विद्यालय के लिए विद्यालय के नियम और विनियमन, विद्यार्थियों का ड्रेस कोड, पेशेवर के रूप में शिक्षकों से जुड़े नैतिक कोड, मॉर्निंग असेंबली या विद्यालय वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब स्कूल का जो डिज़ाइन होता है, स्कूल आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं इंग्लिश में। रूल्स रेगुलेशंस हो गया, दूसरे नंबर पर ड्रेस कोड है। एथिकल कोड्स हो गए टीचर्स के लिए, मॉर्निंग असेंबली और स्कूल आर्किटेक्चर। तो इसमें है कि सही कथन हमें बताना है कि कौन से भौतिक संस्कृति हैं, कौन से गैर भौतिक संस्कृति हैं, कौन से कैसे हैं, मटेरियल कल्चर है, कौन सा नॉन मटेरियल कल्चर है। तो आप इसका जो सही आंसर दे रखा है, जो आंसर की में भी है कि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, बी और ई। यहाँ पर विद्यार्थियों का जो ड्रेस कोड है ये मटेरियल कल्चर है और ई जो विद्यालय का आर्किटेक्चर है वो कैसा है, मटेरियलिस्टिक है। बाकी जो है नॉन मटेरियल कल्चर में आता है, जैसे आपके रूल रेगुलेशंस हो गए, आपके जो एथिकल कोड्स हो गए, मॉर्निंग असेंबली। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है आपके ऑप्शन से ही। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक निम्नलिखित में से किस विकल्प हेतु एक बच्चे के माता पिता को होम स्कूलिंग को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। तो होम स्कूलिंग के लिए प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए किस विकल्प के लिए। तो अब मैं बता दूं कि एनईपी में भी होम स्कूलिंग को बुरा नहीं माना गया है। होम स्कूलिंग का मतलब है कि स्कूल में चल रही गतिविधियों के साथ साथ घर में आप कोई ट्यूटर लगाते हैं, कोई पेरेंट्स जो हैं उनकी हेल्प कराते हैं, या आप ऑनलाइन कुछ देखते हैं अलग से मटेरियल, तो ये आपका होम स्कूलिंग कहलाता है बच्चों के लिए। और बच्चों की ये क्रिएटिविटी को बढ़ाता है क्योंकि बच्चे बुकों से थोड़ा बाहर हट के सोचना शुरू करते हैं ऑनलाइन मीडियम में अपने अभिभावकों के द्वारा। तो ये इससे जो है बच्चे के विकास में भी फर्क पड़ता है और अलग वो सोचता है। यहाँ पर परीक्षा का भी डर नहीं रहता है। तो होम स्कूलिंग के इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, मे बी आपके भी में भी एग्जाम में आ जाएं। तो होम स्कूलिंग देखिए, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चा तेजी से आगे बढ़ता है। तो इसके लिए क्या है कि होम स्कूलिंग दे सकते हैं आप, प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए क्योंकि होम स्कूलिंग से आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा सकते हैं। सीखने का वातावरण सत्तावादी है तो आप दे सकते हैं होम स्कूलिंग। ऑप्शन क्या है कि होम स्कूलिंग क्यों नहीं देनी चाहिए। बच्चा हॉकी का अच्छा खिलाड़ी है और विद्यालय की हॉकी टीम नहीं है, तो इसके लिए आप होम स्कूलिंग देंगे। तो यही इसका आंसर की में दिया है और वो इसलिए दिया है कि हॉकी टीम है और अच्छा खिलाड़ी है, तो आप किसी हॉकी एकेडमी में भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, आप होम ट्यूशन नहीं देंगे उसको, राइट। वो ऑनलाइन पढ़ के घर में नहीं, होम ट्यूशन का, होम स्कूलिंग का मेन मतलब है घर में रहकर। और आप देखिए यदि अच्छा खिलाड़ी है हॉकी का तो घर में रहकर वह कैसे अपनी स्किल को और अधिक डेवलप कर पाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ये जो है, चाइल्ड इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी एंड देयर इज़ नो हॉकी टीम ऑफ स्कूल। तो यदि ऐसा कंडीशन है, केस है, तो आप इसके लिए होम स्कूलिंग देना प्राइमरी प्राथमिकता वाला विषय नहीं है। बाकी देखिए स्कूल जो है गैर समावेशी संस्कृति का है, मतलब नॉन इंक्लूसिव है और बच्चा प्रतिबंधों का सामना करता है, तो जरूर होम स्कूलिंग दे देनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। तो हम पढ़ते हैं कि जनरली एडोलेसेंट्स टेंड्स टू स्पेंड कंसीडरेबल टाइम इन। तो सामान्यतः किशोर काफ़ी समय बिताते हैं किसमें, थिंकिंग में, स्पीकिंग में, डिबेटिंग में या रिफ्लेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर है वो है थिंकिंग में। तो ज़्यादातर जो किशोर होते हैं वो बहुत एक वाइड अपना फ्यूचरिस्टिक व्यू लेते हैं, सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, तो उनका ज़्यादा समय जो है वो सोचने में जाता है। यहाँ पे जो आंसर गिवन है तो ये इस पर नहीं जाइएगा कि ये जो दिया गया आंसर है, जिन्होंने भी पेपर दिया है, तो जो आंसर की है मैं उसका ही आंसर आपको बताऊंगा जो कि ऑथेंटिक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन ये कहता है स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द वॉइस चेंज अमंग द एडोलेसेंट्स। तो किशोर में स्वर परिवर्तन से जुड़ी संरचना क्या है।
अब चूंकि पीजीटी का था इसलिए ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर एडोलेसेंट्स के आए हैं, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीआरटी के लिए भी। तो इसमें कौन सा जो है वॉइस चेंज एडोलेसेंट से है, किशोरों में स्वर परिवर्तन से जुड़ी संरचना क्या है, तो ये है एडम एप्पल। एडम एप्पल पता है, गले में एक जो होता है भाग होता है, एडम एप्पल से ही चेंज से स्वर में परिवर्तन आता है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि एक आदर्श पाठ्यचर्या या फिर एक आइडियल करिकुलम शुड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एट द प्रॉपर टाइम प्रेफरेबली टू द स्टूडेंट इन अकॉर्डिंग टू देयर। किसके अनुसार जो है उन्हें अनुभव प्रदान करने में मदद करता है एक आदर्श पाठ्यचर्या। तो एक आदर्श पाठ्यचर्या विद्यार्थियों के कैसे होनी चाहिए, सामाजिक विकास के अनुसार हो, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर फोकस आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रहता है, तो उसके संज्ञानात्मक विकास या उसके मेंटल लेवल के अनुसार जो है उसकी आदर्श पाठ्यचर्या होनी चाहिए, जो उसको क्या करेगी, उपयुक्त अनुभव प्रदान करने में वरीयता देनी चाहिए। क्योंकि जब आ जाए बात सारे विकास में तो संज्ञानात्मक विकास जो है प्रायोरिटी में हम रखेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में एक बालक स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांतों के स्तर पर है। आपने यदि पढ़ा होगा कि इसके स्तर जरूर पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, कि जो कोहलरबर्ग की थ्योरीज है मोरल डेवलपमेंट की, उसके कौन कौन से लेवल हैं। तो उसने बताया है कि सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल के लेवल पर है। तो बालक ने क्या कर लिया है, ऐसा यदि है वो, तो बालक ने इसका जो सही उत्तर है जो आपके उसमें दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि उत्तर पारंपरिक नैतिक तर्क विकसित कर लिया है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोहलरबर्ग के, आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा टॉपिक, इसकी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बार आया है। प्रॉक्सी मॉडिस्टल का सिद्धांत कहता है, जो प्रॉक्सी मॉडिस्टल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है वो ये कहता है कि आपका जो विकास होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको पता है सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अमंग एडोलेसेंट्स द फिजिकल डेवलपमेंट इज, तो किशोरों में भौतिक विकास जो होता है वो के लिए कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है। तो संज्ञानात्मक विकास से कम दृश्यमान होता है, संज्ञानात्मक विकास से अधिक दृश्यमान होता है। तो आपको पता होगा जब एडोलेसेंट्स किशोरावस्था में आते हैं तो उनका शरीर अचानक से बढ़ता है और वो संज्ञानात्मक विकास से अधिक दृश्यमान होता है, मोर विजुअल देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उनके जो मानसिक स्तर है उससे कहीं अधिक वो बड़े लगने लगते हैं किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इसमें है, एक बालक के माता पिता यह जांचना चाहते हैं कि उसका बालक क्या सीख रहा है, क्योंकि बालक पढ़ाई में असाधारण रूप से होशियार है, मतलब बहुत अधिक होशियार है बच्चा, और जानना चाहते हैं क्या सीख रहा है कैसे। तो उसको क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, तो अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए, रिपोर्ट कार्ड जांचना चाहिए, मित्रों से पूछना, तो इससे उसका क्या होगा, इंक्रीज। तो इसका सही आंसर है एडॉप्ट होम स्कूलिंग फॉर द चाइल्ड। होम स्कूलिंग का मतलब वही अभिभावक जो है उसका डेली आप पूछें वर्क की क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। यदि अभिभावक नहीं है सक्षम इस मामले में, होम ट्यूटर लगा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन माध्यम के जरिए आप जुड़ सकते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। तो ये जो ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिंदी में पढ़ देता हूँ। विद्यालय के लिए विद्यार्थियों हेतु शिक्षण अधिगम के संदर्भ में चिंतन विकास के निम्न पैटर्न को समझिए। चिंतन विकास का एक क्वेश्चन आया है ये कि रीडिंग द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ थिंकिंग डेवलपमेंट, ये हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया हुआ है। तो इसमें है आपका कि चिंतन कैसा होना चाहिए, आपका वैचारिक से अवधारणा की तरफ होना चाहिए, चिंतनशील चिंतन से आलोचनात्मक, आलोचनात्मक से चिंतन वैचारिक होना चाहिए, या अवधारणात्मक चिंतन से आपका वैचारिक चिंतन होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है कि जो 2 नंबर का है कि चिंतन से आलोचनात्मक, जो हम सोचते हैं उसके बाद हम कैसा सोचना शुरू कर दें, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक क्या कहलाता है आपका, क्रिटिकल थिंकिंग, जो हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग टू क्रिटिकल थिंकिंग। आगे क्या है
इसका फोर्थ भी आंसर सही है कि अवधारणात्मक चिंतन से वैचारिक चिंतन, इसको कहते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग टू कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। तो ये दोनों थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिक्षक के उद्देश्य किसमें उपयोगी नहीं होते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है यूजफुल नहीं है किसके लिए, आपके अनुदेशात्मक सामग्री के चयन में, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के चयन में, डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट या प्रिपेयरिंग एवेल्युएशन टूल्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका जो आंसर दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बालक के विकास को समझने के लिए जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो उपयोगी नहीं है। बाकी जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, अधिगम अनुभव है, मूल्यांकन उपकरण, ये हैं। बालक का विकास समझना है तो एक शिक्षक को खुद ही इस स्तर पर, अपने स्तर पर उस बालक का विकास समझना, और उसके लिए, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा ना कि हर एक कोई इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो हर एक की इंडिविजुअल जब डिफरेंस है तो उसको एक चीज़ को कैसे शिक्षा के उद्देश्यों में लाया जा सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति डिफरेंट होता है, हर एक बालक डिफरेंट गति से विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाते हैं। तो अधिगम मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पर देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ये जो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग तो ये नॉर्मल हो गया कि आपने जो पढ़ाया उसका आप असेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। लर्निंग का असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये क्या है कि इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन स्ट्रक्चर्ड सेल्फ एंड पीयर एग्जामिनेशन, संरचनाबद्ध स्वयं और समकक्ष परीक्षा में छात्रों को शामिल करने हेतु उपयुक्त है, गैर वर्णनात्मक प्रकृति का है, नॉन डिस्क्रिप्टिव है। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका आंसर यही है कि ये जो गलत है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, बिल्कुल ये डिस्क्रिप्टिव ही होता है, तभी तो हम इसका आपके आकलन कर सकते हैं। कुल मिला के लर्निंग का आकलन करना है तो डिस्क्रिप्टिव ही देना पड़ेगा। बाकी सुधार उन्मुखी है, अधिगमकर्ताओं के प्रति अनुक्रियाशील है, ये सारे जो हैं अधिगम मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 2 है कि ये नॉन डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये खोज विधि या फिर आपका ह्यूरिस्टिक मेथड का क्वेश्चन आ गया कि खोज विधि की एक विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? एक्मोडेट्स क्वेश्चंस ऑफ बोथ द स्टूडेंट एंड टीचर, छात्रों और अध्यापक दोनों के प्रश्नों को समायोजित करता है। आगे जो है सहपाठियों और अध्यापक के बीच मुक्त चर्चा की अनुमति देता है, छात्रों के जीवन के लिए तैयार हेतु अल्प प्रशिक्षण देता है, छात्रों में आलोचनात्मक अभिरुचि को विकसित करता है। तो यहाँ पर डिस्कवरी जो मेथड है, यहाँ पर एक मुक्त चर्चा की अनुमति देता है सहपाठियों और अध्यापक के बीच की, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये दूसरी मेथड्स की विशेषता है। तो ये डिस्कवरी मेथड की नहीं है। बाकी छात्रों और अध्यापक दोनों के प्रश्नों को समायोजित करना, छात्रों को जीवन के तैयार हेतु अल्प प्रशिक्षण देना, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक अभिरुचि को विकसित करना, ये हो जाएगा, ये सही है। बाकी खोज विधि के लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें है कि किस उपागम में इन विच अप्रोच मेकिंग मीनिंग फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वयं के अनुभव से अर्थ निकालना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किस उपागम में। तो आपके ऑप्शन है दक्षता आधारित है, संरचनावादी। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है इसमें क्या होता है कि मेकिंग मीनिंग फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आपका संरचनावादी उपागम में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगमकर्ता आधारित उपागम, ये बहुत सारी अप्रोचेस आ रही हैं कि कौन सी अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसको भी आपको थोड़ा फोकस करना है, इससे हमें ये पता चलता है। कुल मिला के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का यही उद्देश्य है कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हों, जो समझ में नहीं आ रहे हों या जो नए लग रहे हों, उन पर थोड़ा सा फोकस आपको ज़्यादा करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्हाट इज़ द मेन वीकनेस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, इसकी कमी क्या है जो हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र केंद्र में रहते हैं, स्टूडेंट ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये तो कमी नहीं है इसकी। छात्र के प्रदर्शन को यथोचित पहचान स्वीकृति नहीं दी जाती है,
तो स्टूडेंट परफॉर्म इज नॉट गिवन ड्यू रिकॉग्निशन, यही सही हो जाएगा कि छात्र के प्रदर्शन को यथोचित पहचान स्वीकृति नहीं दी जाती है। बाकी टीचर रिमेन ओनली अ फैसिलिटेटर, ये हो जाता है। करके सीखने का अभ्यास करवाया जाता है। यहाँ पर प्रदर्शन, क्योंकि प्रदर्शन को मापना, ये जो है कि उसके परफॉर्मेंस की तुलना करना, ये जो है गलत बताया गया है एनईपी में कि हमें कंपेयर नहीं करवाना एक दूसरे को। तो यही इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नॉट गिवन ड्यू रिकॉग्निशन, स्वीकृति नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं, ग्रेडिंग इज प्रेफर्ड ओवर न्यूमेरिकल मार्क्स बिकॉज। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, विद्यार्थियों को जो मार्क्स दिए जाते हैं कि 100 में आपके 80 मार्क्स आ गए, इसकी जगह आपको ग्रेड जो A+A B है ना, B1 B2, ये जो ग्रेड हैं ये देने जो है इसको प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि निर्णय लेने में गलतियों को कम किया जाएगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, अधिगम को सुगम बनाएगा। ग्रेड देना आसान है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसका 2 है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रेड का मतलब होता है एक जैसे 95 से पूरा 100 जो है आपका A+ में मान लीजिए आ जाता है, तो पूरा ये बैच जो है 95 भी होगा, वो भी, उसको भी एक मोटिवेशन फील होगा आगे बढ़ने के लिए। जो A वाले होंगे उसका जो इसके पहले लेवल होगा, एक पूरी गैप है, पूरी एक लाइन है जो एक ग्रेड को शो करती है, तो उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि अगले ग्रुप में पहुंचने के लिए। तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, तो 37 कहता है कि एक लोकतांत्रिक कक्षा में, एक लोकतांत्रिक आप समझ गए होंगे, डेमोक्रेटिक क्लासरूम कैसा है जिसमें हर एक बच्चे को प्रश्न पूछने की पूरी आज़ादी रहती है। तो क्या है अध्यापक की भूमिका? छात्रों को हस्तक्षेप किए बिना पूर्णतः मुक्त विकल्प चुनने की आज़ादी देता है, अनुमति देता है। तो ऐसा तो है नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, छात्रों को विभिन्न विकल्पों में बुद्धिमत्ता परक विकल्प चुनने में सहायता करता है। व्यवस्थित तरीके से पाठ्यचर्या का अनुसरण करने में मदद करता है। छात्रों को बढ़ते हुए महत्वपूर्ण विकल्पों में से बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प चुनने में अधिक योग्य बनाने में सहायता, वो इस योग्य बनाता है बच्चों को कि वो जो है सही विकल्प चूज कर सके अपने फ्यूचर के लिए, अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। तो हेल्प स्टूडेंट बिकम मोर कैपेबल फॉर मेकिंग इंटेलिजेंस चॉइस अमंग इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट अल्टरनेटिव्स, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन का लेवल बड़ा है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये पीजीडी का था, तो ये जो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होगा ही, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, उससे अपने काम की चीज़ जरूर निकाल लेनी है। प्रभावी अधिगम को अच्छी प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इफेक्टिव लर्निंग है कैन वेरी वेल बी इंश्योर्ड इफ, प्रभावी अधिगम को अच्छी प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है यदि, कैसे किया जा सकता है प्रभावी अधिगम को? छात्रों को अधिगम की सटीकता के बारे में तत्काल फीडबैक दिया जाए। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एनईपी में भी कहा गया है और काफ़ी सारी इस टीचर्स ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि बच्चे को आप तत्काल फीडबैक यदि देंगे, कोई गलती कर रहा है उसे आप फीडबैक देंगे, और फीडबैक तरीका भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो उससे उसका अधिगम जो है बहुत प्रभावी हो जाएगा। आपका जो लर्निंग है, बच्चे की लर्निंग है, इफेक्टिव हो जाएगी। शांति सुनिश्चित करना, ये जो है बाकी उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी आज की वीडियो का अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि विद्यालय में आकस्मिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में संबंधित अध्यापक द्वारा क्या किया जाना चाहिए? इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इमरजेंट प्रॉब्लम्स इन द स्कूल व्हाट शुड बी डन बाय द कंसर्न टीचर। तो अभिभावकों की राय को एकत्र करे वो, यदि स्कूल में आकस्मिक समस्याएं आ गई हैं, सुझाव मांगे उस समस्याओं के लिए। सहयोगियों की समिति के मामले में चर्चा करे। प्रधानाचार्य के साथ मामले पर बातचीत करके योजना बनाए। सबसे सही ये हो सकता है कि एक्शन रिसर्च कहलाता है, उसकी रिसर्च करे, कंसल्टेशन करे और काउंसलिंग करे बच्चे, यही हो जाता है आकस्मिक समस्याओं का समाधान करना, एक्शन रिसर्च, जो उचित माना गया है। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूंगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगला पार्ट में अगली वीडियो में डाल दूंगा। अगला प्रश्न हमारा कि बहुस्तरीय स्थिति, ये जो है आपका मल्टी लेवल सिचुएशन, तो इसमें क्या है कि निपटने की रणनीति का एक भाग नहीं है। बहुस्तरीय स्थिति यदि है तो उससे निपटने की रणनीति का एक भाग क्या नहीं होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है कि सभी स्तर के छात्रों को अपनी गति से अधिगम की अनुमति देना, तो कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा गलत है? तो व्यक्तिगत अधिगम जो कि पीयर लर्निंग टू बी अलाउड टू फैसिलिटेट इंडिविजुअल लर्निंग, तो ये तो देना चाहिए।
छात्रों की पसंद की परवाह किए बिना विषम रूप समूह निर्माण करना, ये गलत हो जाता है आपका, और यही रणनीति का एक हिस्सा नहीं है कि हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग बी मेड डिसग्रेडिंग द स्टूडेंट्स चॉइस। तो इसमें बच्चों की पसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी स्थिति में वो क्या है कि ग्रुप में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उम्मीद है ये वाली वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लर्निंग फुल रही होगी। एक मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी, आपकी तैयारी को एक थोड़ा सा बूस्ट देगी। और आपका ये तरीका होना चाहिए कि जो भी आपको क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हो उनको ज़रूर नोट डाउन करिए। मैं इसकी पीडीएफ ज़रूर आपके टेलीग्राम चैनल पर आपके अपलोड कर दूंगा। उसमें आप लोग से जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ज़रूर नोट डाउन करिए, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करिए और अच्छी रैंक लाइए केवीएस एग्जाम में। सो बेस्ट विशेष हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।